हेलो स्टूडेंट। क्लास ट्वेल्थ में हम लोग जो है वो प्रोबेबिलिटी को अपने क्लास में भी देख रहे थे। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ कि सारे वीडियो को एक बार समराइज भी कर दूंगा। ठीक है, सो दैट इट विल बी इजियर टू अंडरस्टैंड प्रोबेबिलिटी वंस अगेन। ठीक है, तो मैं क्या है कि पहले आपको क्लास ट्वेल्थ के कुछ फॉर्मूले और कॉन्सेप्ट को रिकॉल करा देता हूँ। ठीक है, क्लास इलेवेंथ में हमने ये सारे फॉर्मूले पढ़े थे। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इवेंट को हम लोग जनरली ई से गिनाते थे, ई से डिनोट करते थे, बट ऐसा कुछ फिक्स नहीं है। आप कोई भी नोटेशन यूज कर सकते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन यूनियन ई टू इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई टू माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वन इंटरसेक्शन ई टू, है ना। इसी तरह प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कॉम्प्लीमेंट इज वन माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई एंड इफ। और भी हमने और भी बहुत सारे फॉर्मूले पढ़े थे। अब इस तरह हमने कॉन्सेप्ट भी पढ़ा था, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट क्या होता है? म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट होता है तो टू इवेंट्स आर कॉल्ड म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। Two events are called mutually exclusive if E1 and if suppose two events मेरा यहाँ पे है E1 and E2, हम बोलेंगे E1 और E2 म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। कब? जब if E1 इंटरसेक्शन E2 इज 5। अगर E1 इंटरसेक्शन E2 5 है तो हम बोलेंगे E1 और E2 क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। ठीक है, इस तरह एग्जॉस्टिव इवेंट है एक हमारा, है ना। एग्जॉस्टिव इवेंट क्या है? एग्जॉस्टिव इवेंट, two or more events are called exhaustive। two or more events are called exhaustive। ऑब्वियसली एग्जॉस्टिव के लिए भी दो से अधिक या दो होनी चाहिए, एक इवेंट एग्जॉस्टिव नहीं हो सकता है ना। सो टू और मोर इवेंट्स आर कॉल्ड एग्जॉस्टिव इफ अब देयर यूनियन इज होल सैंपल स्पेस। देयर यूनियन इज होल सैंपल स्पेस। पूरा का पूरा सैंपल स्पेस अगर आ जाए तो हम बोलेंगे कि जो मेरा इवेंट्स था वो क्या है, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है। फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए E1 है, E2 है, E3 है, हम इसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कब कहेंगे? जब इन सॉरी एग्जॉस्टिव कब कहेंगे? जब इन तीनों का यूनियन जो है वो पूरा का पूरा सैंपल स्पेस आ जाए। ये सारे हमने जो है क्लास इलेवेंथ में पढ़ रखे थे। मैं इसको एक बार जस्ट समराइज कर दे रहा हूँ। ठीक है, आप देखिए एक बार थोड़ा सा क्लास टेंथ को भी थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। क्लास टेंथ में जो है आपने ये फॉर्मूला पढ़ा था, प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट इज इक्वल टू व्हाट, नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। ठीक है, तो ये फॉर्मूला जो है आप अगर क्लास टेंथ को रिकॉल करें तो ये फॉर्मूला हम एक सर्टेन कंडीशन में अप्लाई करते हैं। कब? जब व्हेन ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली, है ना। जितने के जितने हमारे पास इवेंट हैं, एलिमेंट्री इवेंट हो, है ना, या कंपाउंड इवेंट हो, वो सारे के सारे क्या होने चाहिए, इक्वली लाइकली। सबके आने के चांसेस इक्वल हो। ऑल इवेंट्स आर इक्वली लाइकली। जो एलिमेंट्री इवेंट है, सॉरी एलिमेंट्री इवेंट्स हैं, और जो एलिमेंट्री इवेंट है या जो भी हमारा इवेंट हो रहा है उसके आने के चांसेस अगर इक्वली लाइकली हैं तो हम बोलेंगे कि जो मेरा इवेंट है वो इक्वली लाइकली है। और वैसे केसेस में क्या है ना कि हम ये फॉर्मूला यूज करते हैं। अब जब मेरा इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है तो उन सारे केसेस में, अब जैसे मान लीजिए देखिए डाइस को आप फेंकते हैं तो सैंपल स्पेस क्या आता है, 1 2 3 4 5 6। तो आप देखिए जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं सबके आने के चांसेस इक्वल हैं। ठीक है, तो इस केस में हम ये फॉर्मूला यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये फॉर्मूला हमने जो क्लास टेंथ में पढ़ा था ये एक अंडर रिस्ट्रिक्शन है, बट हमारे बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम है जहाँ पे हमारे जो एलिमेंट्री इवेंट है वो इक्वली लाइकली नहीं होते हैं। वैसे केसेज में अगर हम ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ना तो ये गलत है। तो क्लास इलेवंथ में इसलिए हमारा जो प्रोबेबिलिटी था उसका कॉन्सेप्ट चेंज हो गया था, और वो हो गया था एक्जियोमेटिक अप्रोच टू प्रोबेबिलिटी। ठीक है, उसके 3 एक्सियम्स थे जिसके बेसिस पे हम प्रोबेबिलिटी के कॉन्सेप्ट को डेवलप करते हैं, है ना। तो अगर मेरा इवेंट इक्वली लाइकली नहीं है तो उस केस में हम क्या करेंगे? तो जो सबसे बेसिक फॉर्मूला है वो क्या है कि अगर आपका मान लीजिए इवेंट है
E1, E2, E3, लेकिन आपको पता है कि ये सारे इक्वली लाइकली नहीं है, तो आपसे बोल रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई हम क्या करेंगे ना, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट हैं इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम जोड़ दें, इनकी प्रोबेबिलिटी अगर हम जोड़ दें तो हमको ई की प्रोबेबिलिटी निकल जाएगी। ये हमारा जो थर्ड एक्सियम है उसका हम लोगों ने यूज किया है। ठीक है, तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट है, यानी कि ये फॉर्मूला अगर हम यूज कर रहे हैं ना तो इसमें हम इक्वली लाइकली हो या ना हो हर जगह एप्लीकेबल है। फॉर एग्जांपल मैं आपको चलिए एक इवेंट का एग्जांपल दे दे रहा हूँ जहाँ पे इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो हम कैसे उस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मान लीजिए अ कॉइन इज टॉस्ड, ओके, एंड इफ head appears, we will throw a dice. If head appears, then what we will do, then throw a dice, okay, and if tail appear, then toss the coin again, toss the coin अगेन। अब जैसे इसका सैंपल स्पेस हम कलेक्ट करते हैं, तो इसको डायग्राम से हम लोग देखते हैं। हम क्वाइन को पहले स्टेज में क्या कर रहे हैं, क्वाइन को टॉस कर रहे हैं, तो क्वाइन में दो पॉसिबिलिटी, हेड या टेल। अब बोल रहा है कि अगर हेड आया तो आपको तब डाइस फेंकना पड़ेगा, तो डाइस फेंकेंगे तो हेड के साथ क्या क्या आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है। और अगर टेल आया तो क्वाइन को फिर से टॉस करेंगे तो टेल के साथ हेड या टेल आ सकता है। तो इसका जो सैंपल स्पेस होगा यानी ऑल पॉसिबल आउटकम क्या होंगे, H1, H2, H3, H4, H5, H6, T, TH। अब आप देखिए कि ये इवेंट जो है ये इक्वली लाइकली का कॉन्सेप्ट नहीं है। क्यों नहीं है, अब आप देखिए कि सबके आने की प्रोबेबिलिटी जो है इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है वो हम लोग देखते हैं, सबकी प्रोबेबिलिटी निकालते हैं। अब आप देखिए कि जब मान लीजिए कॉइन को टॉस कर रहे हैं तो हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, 1/2, और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। अब हेड अगर आएगा यानी कि ये प्रोबेबिलिटी जब अपीयर हो रही है तो ये 6 इवेंट की पॉसिबिलिटी है, यानी कि ये हाफ जो है वो 6 इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, है ना। ये प्रोबेबिलिटी जो है वो 6 इक्वल प्रोबेबिलिटी में डिवाइड होगी। तो H1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/12, H2 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, H3 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, H4 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, H5 आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, और इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, यानी कि इन सब के आने की प्रोबेबिलिटी 1/12 है। लेकिन इन ये हाफ दो इक्वल पार्ट में डिवाइड होगा, यानी इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4 और इसके आने की प्रोबेबिलिटी 1/4, यानी इन दोनों के आने की प्रोबेबिलिटी 1/4। तो इसमें देखिए कि जो मेरा इवेंट है वो इक्वली लाइकली नहीं है। इस केस में अगर आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ इसकी, इस इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालिए, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई वेयर ई इज गिवन एज, मान लीजिए ई दिया हुआ है H1, H2, TT, इसकी प्रोबेबिलिटी निकालिए। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आप अगर निकाल देंगे 3 है, नंबर ऑफ इवेंट 3 है, और नंबर ऑफ सैंपल स्पेस में कितना 6 + 2 8, 3/8। ये गलत है। क्यों गलत है, अब हमने जो कॉन्सेप्ट डेवलप किया उससे हम निकालते हैं। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इज इक्वल टू व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, जो एलिमेंट्री इवेंट है उनकी प्रोबेबिलिटी हम ऐड कर दें, प्रोबेबिलिटी ऑफ H2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ TT। तो इस केस में देखिए ये एक्चुअल आंसर आपको देगा, ये आपको सही प्रोबेबिलिटी का वैल्यू देगा। इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/12, इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/4। इसको आप ऐड कीजिए, सो ये हो जाएगा 12, 1 + 1 + 3, 5/12। नाउ यू कैन जस्ट कंपेयर, 3/8 इज नॉट इक्वल टू 5/12। तो ये सही आंसर है। तो अगर मेरा इक्वली लाइकली इवेंट नहीं है तो हम प्रोबेबिलिटी को कैसे पता करेंगे, ऐसे पता करेंगे। ये आप ऑलरेडी क्लास 11th में भी ये सारा एग्जाम्पल देख चुके हैं, ठीक है। तो इसको हम लोग आगे भी देखेंगे, इंडिपेंडेंट इवेंट के केस में भी इस तरह के। मैंने ये जो बताया ये आपको जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए बताया कि 1/4 क्यों प्रोबेबिलिटी होगा, बट दिस इज नॉट द एक्चुअल मेथड टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ H1, H2, H3, ठीक है। बट एट दिस लेवल हम लोग इसको ऐसे ही सॉल्व करेंगे, तो ये हमारा एक्चुअल कॉन्सेप्ट होगा, ठीक है। तो अब हमको जो है वो प्रोबेबिलिटी निकालना है, तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे ये हम लोग देखते हैं, ठीक है। तो अब देखिए कि इसकी प्रोबेबिलिटी
जो इक्वली लाइकली नहीं है तो उस केस में हम जो है एलिमेंट्री इवेंट की प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देंगे तो हम किसी इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं। अगर इक्वली लाइकली है तो हम क्लास 10th का जो फॉर्मूला है नंबर ऑफ इवेंट बाय नंबर ऑफ सैंपल स्पेस वो यूज कर सकते हैं। अब ये तो हमारा बेसिक प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट हुआ। क्लास 12th में जो है उन सारे को हम डायरेक्टली इनडायरेक्टली यूज करेंगे, बट अब जो है क्लास 12th में जो हमारी प्रोबेबिलिटी है ना वो चेंज हो रही है। अब एक नया कॉन्सेप्ट हमारे पास आ रहा है, ये है हमारा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सो नाउ वी विल अंडरस्टैंड दिस कंडीशनल प्रोबेबिलिटी बाय वन एग्जांपल। एक एग्जांपल से हम लोग इसको समझते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या है कि मान लीजिए कि आपके पास दो इवेंट हैं, ठीक है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में दो इवेंट या दो से अधिक इवेंट होंगे तभी हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। अब क्लास 10 तक क्या था, दो इवेंट हो तीन इवेंट हो इन सब की प्रोबेबिलिटी हम निकालते थे। अब क्लास 12th में क्या हो रहा है ना कि दो इवेंट है और एक मान लीजिए पहले हो चुका है, E1 पहले हो चुका है, E2 बाद में हो रहा है, तो ये E1 जो है वो इस E2 की प्रोबेबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है, चेंज कर रहा है। तो हम बोलेंगे कि E2 जो है वो E1 पे डिपेंड कर रहा है। तो ऐसा जब केस आएगा तो हम बोलेंगे कि ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, इफ E2 इज डिपेंडेंट ऑन E1 देन वी से दैट मींस व्हाट, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 विल चेंज अकॉर्डिंग टू E1। तो हम बोलेंगे कि E2 और E1 जो है वो E2 की प्रोबेबिलिटी कंडीशनल है, वो किस पे डिपेंड कर रही है, E1 पे। तो ऐसे केसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। मैं एक एग्जांपल आपको दे रहा हूँ। चलिए एक एग्जांपल ले रहा हूँ। मान लीजिए फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, फ्रॉम अ वेल सफल्ड pack of 52 cards, 52 cards, one card is drawn विदाउट रिप्लेसमेंट। विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब क्या है, इस कार्ड को हमने निकाला, देखा और बाहर रख दिया, इसको वापस पैक में नहीं रखा, विदाउट रिप्लेसमेंट, है ना। एंड इट इज फाउंड टू बी किंग। मान लेते हैं जो हमने कार्ड निकाला और ये क्या मिला हमको, किंग, और इसको हमने बाहर रख दिया। देन सेकेंड कार्ड इज ड्रोन now tell me what is the probability that the second card is also king, second card is also किंग। अब आप इस क्वेश्चन को थोड़ा सा स्टडी कीजिए। यहाँ पे दो इवेंट हुए हैं, एक इवेंट जो हो चुका है तब आपको दूसरे इवेंट की प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है। तो पहला इवेंट क्या हुआ उसको आप पहले समझिए। पहले इवेंट में हुआ है कि जो हमने एक किंग निकाला है उसको विदाउट रिप्लेसमेंट, यानी कि विदाउट रिप्लेसमेंट का मतलब जब भी ये टर्म आ रहा है तो इसका मतलब जो भी काम किया है हमने उसको वापस ओरिजिनल जगह पे नहीं रखा है, उसको बाहर रख दिया कहीं। तो हमने एक कार्ड निकाला पैक ऑफ 52 कार्ड्स में से, है ना, 52 कार्ड्स के पैक थे, इसमें से एक कार्ड निकाला, हमने देखा ये किंग है, इसको बाहर रख दिया, है ना, बाहर रख दिया। तो अब मेरा पैक चेंज हो जाएगा। अब इस पैक में कितने कार्ड होंगे, 51 कार्ड्स ही होंगे। अब हम फिर से क्या कर रहे हैं, इस पैक से एक कार्ड निकाल रहे हैं और एक कार्ड निकाला हमने। अब हमको पूछ रहा है कि ये कार्ड जो होगा वो किंग होगा, इसकी क्या प्रोबेबिलिटी है। तो अब आप देखिए कि एक पैक में कितने किंग होते हैं, 4 किंग होते हैं। 4 किंग में से एक किंग तो यहाँ हमने रख दिया, तो इस पैक में कितने किंग बचे होंगे, 3 किंग। तो मेरा इवेंट E1 जो है वो हो चुका है, द फर्स्ट कार्ड इज king. Now it is asked that what is the probability of that the second card is king. तो हम क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, what is the probability that what is the, मैं थोड़ा स्टेटमेंट चेंज कर रहा हूँ, what is the probability that second card is king given that first card is also king, that first card is also king। तो यानी कि यहाँ पे दो इवेंट है, E1 फर्स्ट कार्ड इज किंग, E2 सेकेंड कार्ड इज किंग, E2 सेकेंड कार्ड इज ऑल्सो किंग। अब आपसे पूछ रहा है E2 की क्या प्रोबेबिलिटी है गिवन दैट E1 हैज
अकर्ड। तो इसको हम कैसे लिखेंगे, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट E1 हैज अकर्ड। तो ये हमको पता करना है। तो इसका मतलब क्या है, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट E1 हैज अकर्ड। तो इस लाइन का जो मैथमेटिकल मीनिंग है वो है हमारा ये, हमसे E2 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है और E1 हो चुका है ये हमको पता है। तो इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, अब आप देखिए व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड। तो अब आप देखिए कि अब आप 51 कार्ड में से यानी कि एक कार्ड निकाल रहे हैं, तो एक कार्ड कितने तरीके से निकल सकता है, 51 वे से निकल सकता है। तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस तो 51 होगा, बट हमको किंग चाहिए, तो एक किंग कितनी तरीके से आ सकता है, तो अब हमारे पास 3 ही किंग है, तो एक किंग कितने तरीके से आ सकता है, 3 तरीके से। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन दैट E1 हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसका जो वैल्यू होगा ये 3/51 होगा। तो ये जो है ना, ये मेरा कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। तो हम जो है अब क्लास 12th में है, इसी तरह के क्वेश्चंस को पढ़ेंगे। ठीक है, आपको हर बात समझना है कि हम किसकी प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा जो होगा ये कॉन्सेप्ट होगा। अब आपके बुक में आप बहुत अच्छा एग्जांपल दिया हुआ है, हम इसको देखते हैं। ठीक है, इससे हम जो है फॉर्मूला भी डिराइव करेंगे कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी के प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखिए एक्सपेरिमेंट किया गया है, 3 कॉइन को टॉस किया है, तो 3 कॉइन को टॉस करेंगे तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस क्या होंगे, या 3 हेड 2 हेड है ना, या तो 2 टेल या तो तीनों टेल, यही होगा। 3 हेड 2 हेड 1 हेड या तो 0 हेड, है ना। अब यहाँ पे एक 2 इवेंट बनाए गए हैं। एक इवेंट है एटलीस्ट 2 हेड, यानी कम से कम 2 हेड आने चाहिए, 2 से अधिक हेड भी आ सकता है, यानी 3 हेड भी आ सकता है या 2 हेड भी आ सकता है, तो यही होगा। फर्स्ट कॉइन सोच टेल, तो पहले पोजीशन पे टेल पुट कर देंगे। अब बाकी दोनों पोजीशन पे टेल भी हो सकता है, एट भी हो सकता है, तो आप चेक कर लीजिए कि कितने पोजीशन पे टेल है, वही सारे आएंगे। तो ई और एफ हमने पता कर लिया। अब देखिए प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ पता करना इजी है। यहाँ पे देखिए इसने जो है ना बेसिक कॉन्सेप्ट से अप्लाई किया, जितने भी एलिमेंट्री इवेंट है उसकी प्रोबेबिलिटी ऐड करके इसने सॉल्व किया है। ठीक है, और अगर ऐसे भी सॉल्व करेंगे, क्यों इक्वली लाइकली इवेंट है, तो ऐसे भी सॉल्व करेंगे 4/8 तो सेम आंसर आएगा। ठीक है, अब क्या है कि यहां पे कहीं कोई कंडीशन नहीं है, बट अब हम इस क्वेश्चन को चेंज कर रहा है। क्या चेंज कर रहा है वो देखिए। सपोज वी आर गिवन दैट फर्स्ट कॉइन सोज टेल। ठीक है, ये गिवन है, यानी कि क्या हो चुका है, हमने तीनों कॉइन को टॉस किया है और आपको बता दिया कि जो पहला कॉइन है वो टेल शो कर रहा है, बाकी 2 कॉइन शो क्या कर रहा है वो हमको नहीं बताया गया। एंड इफ अकर, दैट मीन्स व्हाट, फर्स्ट कॉइन सोज टेल, इसका मतलब इफ हो चुका है ना। नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ अकरेंस ऑफ ई, तो ई के होने की क्या पॉसिबिलिटी है, यानी कि अगर हम नोटेशन बेसिस पे देखें तो व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन दैट इफ हैज ऑलरेडी अकर्ड, इसको हम ऐसे लिखेंगे, ये हमारा नोटेशन होगा। पहले नोटेशन भी इसके साथ साथ हम यूज करते जा रहे हैं। अब आप देखिए कि ई हो चुका, एफ हो चुका है, यानी कि आपको पता है कि ये आ चुका है। एफ हो चुका है, इसका क्या मतलब है, एफ अगर हो चुका है इसका मतलब ये है कि ये पूरा का पूरा है। ठीक है, अगर एफ हुआ इसका मतलब ये 4 चीज आ सकती है। अब आपसे पूछ रहा है कि विद दिस इंफॉर्मेशन एफ अकर, अब आपसे पूछ रहा है कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, तो ई क्या था, कम से कम 2 हेड आने चाहिए। तो अब कम से कम 2 हेड आने चाहिए, लेकिन ऑलरेडी 1 हेड आ चुका है, तो ऑब्वियसली बात है तीनों हेड नहीं आ सकता है, तो कम से कम 2 हेड आने चाहिए, यानी कि ये आ सकता है, बस यही एक आ सकता है, टी एच एच। यानी कि अगर एफ हो चुका है तब आपसे ई बोल रहा है कि ई का प्रोबेबिलिटी निकालो, तो ई पहले हमको देखना पड़ेगा कि ई में क्या आ सकता है। तो ई में हम क्या आएगा, सिर्फ यही आएगा ना, टी एच एच, क्योंकि ऑलरेडी एफ हो चुका है, यानी पहले पोजीशन पे टेल हो चुका है। तो अब तीनों हेड तो आ नहीं सकता है, इसने बोला है एटलीस्ट 2 हेड आना चाहिए, तो तीनों हेड तो आ नहीं सकता है, 2 ही हेड आ सकता है, तो दोनों पोजीशन पे हेड, तो यही पॉसिबिलिटी है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी आपको निकालनी है। तो अब आप देखिए कि अगर सिंपल क्वेश्चन से देखेंगे तो इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 होनी चाहिए, बट अब इसकी प्रोबेबिलिटी 1/8 नहीं होगी, क्योंकि अब ये कंडीशनल हो गया ये। तो इसमें क्या होता है कि जो मेरा हो चुका होता है ना, वो मेरा सैंपल स्पेस की तरह काम करता है, यानी कि एफ मेरा किसकी तरह काम करेगा, सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तब हम इसकी प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं, यानी कि अगर एफ जो मेरा एफ है सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा, डिनोमिनेटर में कितना हो जाएगा 4, इसकी प्रोबेबिलिटी ये कितना है 1, तो 1/4, इसकी एक्चुअल प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/4। तो अब आप देखिए कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अगर हमने अप्लाई किया तो एक्चुअल में होना चाहिए था 1/8, बट एक्चुअल में 1/8 नहीं हुआ, कितना हुआ 1/4। क्यों, बिकॉज ऑफ दिस कंडीशन एफ।
यानी कि कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में जो हो चुका होता है वो किसकी तरह काम करता है, सैंपल स्पेस की तरह काम करता है। ठीक है, जो हो चुका होता है वो किसकी तरह काम करेगा, सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो हो चुका है यानी कि एफ हो चुका है यानी कि सैंपल स्पेस में 4 है, क्योंकि ऑलरेडी फिक्स कर दिया कि ये एफ हो चुका है, यानी पहले पोजीशन पे टेल है, तो ई यानी कि तब दो हेड आने की क्या पॉसिबिलिटी है, तो दो हेड आने के एक ही चांस है, एक ही तरीके से आ सकता है, ये इसी तरीके से आ सकता है। तो ये सैंपल स्पेस हो गया और ये मेरा नंबर ऑफ इवेंट हो गया, यानी कि ये कितने तरीके से हो सकता है, एक ही तरीके से हो सकता है 1/4। तो अब ये फॉर्मूला कैसे हम डिराइव करेंगे, तो अब आप ऑब्जर्व कीजिए कि ये वाला जो पोर्शन है इन दोनों का कॉमन पार्ट है, इन दोनों का कॉमन पार्ट है, यानी कि जो न्यूमरेटर है वहां पे क्या आना चाहिए, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एफ, ये मेरा फॉर्मूला हो गया। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई गिवन एफ इज व्हाट, नंबर ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ बाय नंबर ऑफ एफ, ये मेरा फॉर्मूला है। यानी कि जब भी आपको प्रोबेबिलिटी किसी का निकालना है तो आप पहले देख लीजिए कि क्या हो चुका है। ठीक है, मैं इसको थोड़ा सा नोट चेंज कर दे रहा हूँ। जो भी हो चुका है पहले ना, उसको हम हमेशा किससे डिनोट करेंगे, E1 से, और जो सेकंड बार होने वाला है वो E2। तो आप हमेशा इससे क्या होगा, पता चलेगा कि कौन हो चुका है और कौन होने वाला है। सो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन E1 क्या होगा, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाय नंबर ऑफ E1। ये हमेशा जो स्लैश के बाद है ये मेरा क्या होगा, हो चुका है इवेंट, तो नंबर ऑफ E1, और E1 से भी पता चल रहा है कि E1 पहले हो चुका है, तो ये मेरा सैंपल स्पेस की तरह काम करेगा, तो ये मेरा फॉर्मूला होगा। अब इसमें भी कुछ और भी हम लोग कॉन्सेप्ट देखेंगे, बट पहले तो हम लोग फॉर्मूला समझ लेते हैं। अब इसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन भी हम लोग देख लेते हैं, है ना, तो इजी रहेगा। जैसे मान लीजिए कि ये क्वेश्चन है एग्जाम्पल 3 देखते हैं। टू कार्ड्स आर 10 cards number 1 to 10 are placed in a box mixed up thoroughly and then one card is drawn randomly, एक कार्ड ड्रॉ किया गया। तो सैंपल स्पेस में क्या होगा, 1 से लेकर 10 तक के नंबर वाला कोई कार्ड आएगा। इफ इट इज नोन दैट, तो आपने इसको सेट फॉर्म में लिख लिया, देन द नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड इज मोर देन 3, ड्रोन कार्ड पे जो नंबर है वो 3 से अधिक है, ये आपको पता है, तो ये मेरा क्या हो जाएगा, E1। 3 से अधिक है तो इसमें क्या क्या आएगा, ड्रोन कार्ड इज मोर देन 3, तो ये होगा, सॉरी ये मेरा E1 हो जाएगा, मैंने जो फॉर्मूला बताया ये मेरा E1 हो जाएगा। देन आपसे पूछ रहा है इफ इट इज नोन दैट, ये हो चुका है क्योंकि ये बोल रहा है ना, इफ इट इज नोन दैट नंबर ऑन द ड्रोन कार्ड इज मोर देन 3 देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज एन इवन नंबर, तो E1 की प्रोबेबिलिटी पूछ रहा है, तो इवन नंबर, इवन क्या है, इवन नंबर, तो इवन नंबर क्या हो सकता है, 2 4 6 8 10। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज, सॉरी E2, ये E2 हो गया ना, क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ रहा है, तो E2 हम लिख सकते हैं। अब आपसे पूछ रहा है व्हाट इज प्रोबेबिलिटी दैट गिवन दैट E1 हैज अकर्ड, यही पूछा है ना, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर, और गिवन क्या है, E1 हो चुका है, तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 बाय नंबर ऑफ E1। सो नंबर ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 क्या होगा, दोनों में कॉमन आप देख लीजिए, ये निकल गया, तो ये हो गया 4 बाय नंबर ऑफ E1 में कितनी पॉसिबिलिटी है, 1 2 3 4 5 6 7, सो 4/7, दिस विल बी द आंसर, 4/7। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। मैं एक और क्वेश्चंस को डिस्कस करके एक और वीडियो आपको बना के भेज दूंगा। ठीक है, पहले यहाँ तक आप देख लीजिए। ठीक है।